A2B3 is made to react with C in the second step. ठीक है, तो क्या बन रहा है A2B3C4. This is formed in the second step. Again we will balance the reaction first. A2B3C4 है तो यहाँ पर हमने ले लिया 4C. So पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस किया. अब सेकेंड रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड कर लेते हैं. सो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोडक्ट के हैं वो भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 4. A2B3 के कितने मोल्स थे 4 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज गिवन इन द क्वेश्चन, 12 मोल्स दिया है क्वेश्चन में और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4. ठीक है, सो गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यहां से क्या रेशो आ रहा है 4 और यहां से आ रहा है 3. सो इन दोनों में से ये रेशो कम है, सो दिस विल बी टेकन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो हमने क्या किया, जो भी रिएक्टेंट्स है उनमें पहले ये कैलकुलेट कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसके थ्रू प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे. सो अगेन आइदर मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड. सो फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन 4 moles of C produces 1 mole of A2B3C4. So 1 mole of C will produce 1/4 moles of A2B3C4. और क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए हैं 12 मोल्स. तो 12 मोल्स ऑफ C से कितना प्रोड्यूस होगा 1/4 into 12, that is 3 moles of A2B3C4 will be produced. 3 moles of A2B3C4 will be produced. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप में एलआर कॉन्सेप्ट लगाया, वहां से प्रोडक्ट निकाला और जो भी प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप का वो सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है, तो जो अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट किया उसी को यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, जितना नंबर ऑफ मोल्स इसका बना वही आगे फर्दर रिएक्ट करेगा. तो सेम अमाउंट को हम नेक्स्ट रिएक्शन में यूज करके फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. वी कैन ऑल्सो यूज मोल मोल एनालिसिस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C और A2B3C4 को हमने रिलेट करना है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज 12, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 हमें निकालना है और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1. सो सीधा अगर मोल मोल एनालिसिस करो तो वहां से भी आ जाता है, तो 4 3 टाइम्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 इज 3. सो डायरेक्टली यू कैन डू मोल मोल एनालिसिस, वहां से भी सेम आंसर A2B3C4 का बन रहा है. ठीक है, तो वही चीज है, बस क्या किया हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया. पहले एक रिएक्शन को सॉल्व किया एलआर कॉन्सेप्ट यूज करके, है ना, एंड देन वी जो भी हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट आया फर्स्ट रिएक्शन में उसको सेकेंड में यूज किया और वहां से फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया अगेन यूजिंग द एलआर कॉन्सेप्ट. क्योंकि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोलर रेशियो है वो सेम नहीं है. ठीक है, देखो हमें ए और बी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो, ए और बी के मोल्स दिए थे 12-12. अब 12-12 से जो रेशियो आता है 12:12, दैट विल गिव यू 1:1 रेशियो. तो जो क्वेश्चन में मोलर रेशियो है वो 1:1 है, जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन में 2:3 है. तो जब भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और क्वेश्चन में जो मोल्स गिवन है वो वाला रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट. अगर सेम है तब तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, फिर किसी भी रिएक्टेंट के थ्रू आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो. लेकिन अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 2:3 एंड मोलर रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट कोई एक्सेस में बच जाएगा और कोई कंज्यूम होगा. तो इस केस में हम किसी भी रिएक्टेंट के थ्रू अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो गलत हो जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है,
फिर अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे थ्रू द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ओके, नाउ पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन इज गिवन टू यू, बस इसमें हमने परसेंट यील्ड डाल दिया. सो A प्लस बी रिएक्ट कर रहा है to give A2B3, but there is 60% yield. Yield मतलब the amount of product form है ना, 60% yield, and in the second step the yield of the product is 40%. 40% yield. So what will be the amount of A2B3C4 formed? So the question remains the same. It's a consecutive reaction. A plus B से पहले A2B3 बना, फिर वो फर्दर C से कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है. बट साथ में थोड़ा सा क्या दे दिया, परसेंटेज यील्ड दे दिया. फर्स्ट स्टेप से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका यील्ड कितना है, 60%. सेकेंड स्टेप से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका यील्ड कितना है, 40%. सो अप्लाई द परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट एंड टेल मी द एक्चुअल और द फाइनल अमाउंट ऑफ A2B3C4 formed. Final amount of product formed. So percentage yield का कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें. Okay, now see the first part will remain the same. हमने जो A और B का यूज किया था 12 मोल्स है ना, हमने LR फाइंड किया था और वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 कैलकुलेटेड वाज 4. ठीक है, तो हमने कितना कैलकुलेट किया था फ्रॉम द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 जो हमने निकाला था वो 4 मोल्स निकाला था, राइट. तो वहां तक सेम ही करना है जैसे हमने पहले किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60% यील्ड. मतलब एक्सपेक्टेड तो 4 मोल्स था लेकिन 100% यील्ड नहीं है, तो 60% है. 60% मतलब 4 का 60%. अगर थ्योरेटिकली हम 100% एक्सपेक्ट करते तो 4 मोल्स बनना था, लेकिन 60% यील्ड मींस 60% ऑफ 4 विल बी फॉर्म्ड. सो हाउ मच इज दैट, 6 into 4 24 divide by 10, so 2.4 moles, right. तो फर्स्ट, हाँ, फाइनल आंसर ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 कितना आ गया, 2.4. अब हमने सेकेंड स्टेप के लिए ऐसे प्रोसीड करना है. पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट अगेन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 पहले हमने 4 लिया था, लेकिन अब हम कितना लेंगे, 2.4. बस ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स नहीं बन रहा है. कितना बन रहा है, 60% ऑफ 4 बन रहा है. सो 2.4 मोल्स इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नाउ. पहले वाले केस में 4 था, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 2.4 है. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. सी के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन द क्वेश्चन वाज 12 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है. सो जब आप इसको सॉल्व करते हो, यहां से आ रहा है 2.4 और यहां से रेशो आ रहा है 3. सो इन दोनों रिएक्टेंट्स में से रेशो 3 ज्यादा है और 2.4 कम है. तो इस केस में ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है. इन द प्रीवियस केस C वाज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, बट इस केस में इसका रेशो कम है, सो दिस विल बी एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. अब क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये डिसाइड करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. ठीक है, तो बस इसके थ्रू फाइंड करो.
So you can use mole-mole analysis. Number of moles of A2B3 upon stoichiometric coefficient of A2B3 is equal to number of moles of A2B3C4 formed upon stoichiometric coefficient of A2B3C4. So number of moles of A2B3 is 2.4. Stoichiometric coefficient is 1. Number of moles of A2B3 हमें निकालना है, A2B3C4 निकालना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 1 है, ठीक है। सो आप यहाँ से देख सकते हो 1 मोल ऑफ A2B3 से 1 मोल ऑफ A2B3C4 बन रहा है, तो 2.4 से कितना बनेगा, 2.4 ही। सो आंसर इज 2.4। लेकिन परसेंटेज यील्ड का भी याद रखना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मोल्स कितने थे, 2.4, लेकिन 40% यील्ड है। सो व्हाट विल बी द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स which are obtained? So we were expecting 2.4, but yield क्योंकि 40% है, तो 40% of 2.4 will be taken, ठीक है। So that gives us 96. 24 into 4 is 96. So divide by 10, 0.96. So this is the final answer. Percentage yield को भी include करना है। So जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है उसका यील्ड भी देखना है। 40% यील्ड है, थ्योरेटिकली 2.4 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट 40% ऑफ 2.4 इज प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज 0.96। सो इफ परसेंटेज यील्ड इज गिवन तो उसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो ऐसे रिएक्शंस में स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू यूज द एलआर कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट यू फाइंड आउट कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोलर रेशियो का जो है वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है तो किसी भी रिएक्टेंट से फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप हम एलआर कॉन्सेप्ट यूज, लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, now next we will do questions on percentage purity of a sample. Percentage purity of a sample. Percentage purity of a sample. ठीक है, suppose let's take an example. Suppose we have a sample of AgCl. Sample of AgCl है और उसका मास ले लेते हैं x ग्राम्स। उस sample of AgCl में जो amount of AgCl है, अच्छा दो तरह के सैंपल्स होंगे, एक प्योर होगा एक इम्प्योर सैंपल होगा, ठीक है। तो जो सैंपल ऑफ AgCl है उसमें जो अमाउंट ऑफ सिल्वर है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड दैट इज x ग्राम्स, क्योंकि सैंपल प्योर है, ठीक है। तो हमने एक सैंपल लिया है AgCl का और वो उसमें जो अमाउंट ऑफ AgCl वो उतना ही है जितना हमने अमाउंट लिया था। तो हमने x ग्राम्स ऑफ AgCl लिया और उसका जो प्योर सैंपल है, हम दो सैंपल्स की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट प्योर सैंपल है उसमें उतना ही सिल्वर क्लोराइड है जितना हमने लिया, ठीक है। सो दैट इज अ प्योर सैंपल, क्योंकि हमने भी x ग्राम्स लिया और उतना ही एक्चुअल उसमें AgCl है। इम्प्योर सैंपल में क्या होता है, इम्प्योर सैंपल में देयर विल बी सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। सो सपोज इफ यू हैव टेकन AgCl as x, लेकिन ठीक है, suppose if we have taken AgCl as x but the actual amount of AgCl is not x. In the impure sample the amount of AgCl
is less than the total amount. ठीक है, amount of AgCl is suppose y grams. मान लो आपने कुछ भी लिया, सपोज 100 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने 100 ग्राम सैंपल ऑफ AgCl लिया, लेकिन उसमें 100 ग्राम AgCl नहीं है ना. AgCl कितना है उसमें, सपोज उसमें AgCl है 80, तो बाकी का 20 क्या होगा, इम्प्योरिटीज. सो इम्प्योरिटीज कितनी होंगी, अगर हमने 100 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, और उसमें सिर्फ 80 ग्राम AgCl है, तो बाकी का 20 क्या है, इम्प्योरिटीज. तो इम्प्योरिटीज का कैसे पता चला, जो भी टोटल सैंपल लिया उसमें से अमाउंट ऑफ AgCl माइनस करके. तो x माइनस वाई ग्राम क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल. परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट है. What will be the percentage purity of the sample? जो actual amount है AgCl का, that divide, what is the actual amount of AgCl? y ग्राम. and total amount of sample कितना लिया था हमने, x grams into 100. तो actual amount तो y है ना, जो AgCl का present है इस impure sample में. हमने एक impure sample लिया, लेकिन उसमें actually AgCl तो y grams present है. So उसका परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगा, y अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल इनटू 100. Okay, so we can write the formula again. Percentage purity of a sample of a compound is equal to mass of compound upon mass of sample, total mass of sample into 100. ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड का प्योरिटी निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ सैंपल. सैंपल कैसा, इम्प्योर, जिसमें इम्प्योरिटीज भी है, टोटल मास ऑफ द सैंपल, जिसमें आपका प्योर कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटीज है. सो टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100, दैट गिव्स अस द परसेंटेज प्योरिटी. ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज the mass of compound divided by total mass of sample into 100. ठीक है, देखो हम क्या एग्जांपल मान के चल रहे हैं. हमने क्या किया, हमने एक 100 ग्राम सैंपल लिया AgCl का, और वो प्योर सैंपल है, तो उसमें जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ AgCl है वो 100 ही है. जब ऐसा होगा तब हम उसको प्योर सैंपल बोलेंगे. हमने 100 ग्राम सैंपल लिया और उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ AgCl भी 100 है, तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है. जब कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो वो प्योर सैंपल हो गया. लेकिन अगर हमने 100 ग्राम सैंपल लिया और उसमें सिर्फ 80 ग्राम AgCl है, दैट मीन्स कि वो जो हमने सैंपल लिया उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है ना, क्योंकि सबका सब AgCl नहीं है. तो इम्प्योरिटीज क्या होगा, डिफरेंस, एक्चुअल अमाउंट और जो टोटल अमाउंट है उनका डिफरेंस विल टेल यू द इम्प्योरिटीज. तो ऐसे केस में हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे. या ये तो 100% प्योर है ना, क्योंकि सारा का सारा दिस इज 100% प्योर. लेकिन जहां पर इम्प्योरिटीज है वहां पर सैंपल का प्योरिटी निकालने के लिए जो भी उसका एक्चुअल अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100, दैट विल टेल यू द परसेंटेज प्योरिटी, कितना प्योर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ठीक है, 100 में से, है ना, कि अगर इसका मतलब देखो क्या होता है, x ग्राम्स ऑफ सैंपल में y ग्राम ऑफ AgCl प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल में कितना होगा AgCl, 100 के रिस्पेक्ट में जो निकालते हैं दैट इज योर परसेंटेज. सो y अपॉन x इंटू 100, है ना. सो 100 के रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ AgCl कितना है, परसेंट के रिस्पेक्ट में, सेंट मीन्स 100 के रिस्पेक्ट में. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. Write down 200 gram silver coin, 200 gram silver coin is dissolved
200 gram silver coin is dissolved in various reagents so that 143.5 gram of AgCl is precipitated. $200 silver coin is dissolved in various reagents so that 143.5 gram AgCl is precipitated. Calculate the percentage purity of silver in the coin. Calculate the percentage purity of silver in the coin. The atomic mass of silver is कितना होता है? What is the atomic mass for silver? 108. And for chlorine, it is 35.5. ठीक है, atomic mass of silver is 108 and that of chlorine is 35.5. Assume all silver is precipitated. और ये भी हमने थोड़ा सा assume करना है कि जितना भी silver present था वो सारा का सारा AgCl फॉर्म में precipitate हो गया. Assume all silver is precipitated. All silver is precipitated. है ना? सिल्वर किस में प्रेसिपिटेट हो रहा है? सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है. तो हमने क्या किया, जो भी सिल्वर कॉइन था उसको डिसॉल्व किया कुछ रिएजेंट में, और उन रिएजेंट्स में ऑब्वियसली कुछ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे जो सिल्वर के साथ सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेंगे और फाइनली उसको AgCl में कन्वर्ट करेंगे. तो जो भी सिल्वर प्रेजेंट था जब रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? AgCl में. The entire silver gets converted into silver chloride precipitate. ठीक है, सारा का सारा सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया in the form of AgCl. तो ये जो हमें इनिशियली दिया है, दिस इज द मास ऑफ द सैंपल. ठीक है, हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली जो अमाउंट प्रेसिपिटेट हुआ AgCl के फॉर्म में, वहां से हमें पता करना है कितना सिल्वर था. ठीक है, क्योंकि AgCl तो कौन बनाएगा? जो यहाँ से ये इम्प्योर सैंपल है, इसके अंदर जो सिल्वर प्रेजेंट होगा वो AgCl में प्रेसिपिटेट होगा. सो हमें क्या फाइंड करना है कि AgCl जो बना वो एक्चुअली उसमें कितना सिल्वर यूज हुआ फॉर द प्रेसिपिटेशन. जितना सिल्वर यहाँ यूज हुआ होगा दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन द कॉइन. ठीक है, तो वो जो एक्चुअल अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर इन द coin. है ना? So coin is a kind of a impure sample here. So चलो देखो कैसे करेंगे. Think. ठीक है, देखो हम कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. जो कॉइन है वो हमने लिया 200 ग्राम. ठीक है, उस कॉइन में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिल्वर है वो कितना है? मान लेते हैं कि वो x ग्राम्स है. इस कॉइन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सिल्वर है, सपोज दैट इज x, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? जो एक्चुअल अमाउंट है सिल्वर का x ग्राम्स, दैट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सैंपल, दैट इज 200 ग्राम्स इनटू 100. ठीक है, सो हाउ विल वी फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर? जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिल्वर है, सपोज वो x ग्राम्स है कॉइन के अंदर. ठीक है, सो x डिवाइड बाय टोटल sample, total mass of sample into 100. So we have to find this x. What is the actual amount of silver present? देखो, एक तरीका इसको करने का क्या है, सिंपल मोल एनालिसिस कर सकते हो, दूसरा POAC. सो आई विल टेल यू फर्स्ट द मोल एनालिसिस. ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू मास गिवन इन द क्वेश्चन इज 143.5 एंड मोलर मास. हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे. मोलर मास ऑफ AgCl क्या है?
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ AgCl? सिल्वर का मास है 108 गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोरीन का 35.5, इसको आप ऐड करते हो तो ये आ जाता है 143.5, सेम आ जाता है, ठीक है। सो मोलर मास इज एक्चुअली द सेम जितना आपको गिवन मास है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब एक सिल्वर क्लोराइड किससे बना होगा? एक सिल्वर क्लोराइड एक सिल्वर और क्लोराइड आयन से बना होगा, ठीक है। सो जितने मोल्स AgCl के हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे? Ag के। समझ आ रही बात? तो एक AgCl, देखो हमारे पास 1 मोल ऑफ AgCl है, क्वेश्चन में जो प्रेसिपिटेट हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 1 मोल ऑफ AgCl। अब 1 मोल ऑफ AgCl कितने सिल्वर आयन से प्रेसिपिटेट हुआ होगा? एक, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल ऑफ सिल्वर विल प्रेसिपिटेट इनटू 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब 1 मोल ऑफ सिल्वर का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, दैट इज 108 ग्राम्स, ठीक है। सो मास ऑफ सिल्वर जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, या एक्चुअली दैट इज 108 ग्राम, है ना। 108 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिल्वर, और यही 1 मोल फिर क्लोराइड के साथ कंबाइन करके 1 मोल ऑफ AgCl बनाएगा। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर हमें पता चल गया 108। सो नाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। Mass of silver is 108, total mass is 200 into 100. That will give you the percentage purity of the silver in the sample, in the coin. ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? The other method is we can apply the POAC concept. ठीक है, now let's understand from the POAC, because सारा silver precipitate out हो रहा है in the form of AgCl, so you can apply the POAC concept. So silver present is all precipitated into silver chloride. So reactant silver है, finally silver chloride बन रहा है। तो POC for silver atoms, we will apply the POC for silver atoms. So number of moles of Ag left hand side है, number of moles of AgCl right hand side है, ठीक है। अब सिल्वर दोनों तरफ है, so number of moles of silver is 1 into this, क्योंकि सिल्वर ही है ना, तो 1 into number of moles of Ag करेंगे, और यहाँ पर भी एक ही सिल्वर है, तो जितना सिल्वर क्लोराइड है उतना ही सिल्वर है, so 1 into number of moles of AgCl, ठीक है। अब number of moles of Ag हमें फाइंड करना है, और number of moles of AgCl कितना है वो भी हमने निकाला, given mass upon molar mass 143.5 divide by 143.5, so number of moles of AgCl is 1, ठीक है, और number of moles of Ag भी कितना आ रहा है? 1, so number of moles of Ag is equal to 1 mole। 1 मोल का मास होता है 108 ग्राम्स। सो यू कैन यूज द POAC कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिल्वर सारा का सारा AgCl में फाइनली प्रेसिपिटेट हो रहा है ना। आप इसकी जगह लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कैन बी रिटन एज गिवन मास ऑफ सिल्वर अपॉन मोलर मास ऑफ सिल्वर। मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम्स, तो यहां तो हमारे पास 1 आ गया था, 108 उधर जाएगा, तो मास ऑफ सिल्वर आ जाएगा 108, ठीक है। मास ये हमने x लिया था, सो मास ऑफ सिल्वर इज 108। ऐसे भी कर सकते हो, या नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो फिर उसको कन्वर्ट कर दो मास में, कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, बट जो मास ऑफ सिल्वर आ रहा है दैट इज 108 ग्राम्स। तो ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू, तो x की जगह पुट करेंगे डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100।
ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, हाउ मच परसेंटेज? यस 54%। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आ गया, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर इज 108 by 200 into 100, so that is 54%। क्योंकि 200 हमने लिया था सिल्वर कॉइन, लेकिन उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिल्वर कितना है, 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट, है ना। सो दैट मीन्स कि 100% प्योर सैंपल नहीं है, इम्प्योरिटीज आर देयर। सो कितना प्योरिटी है, 54%। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। सो दे विल गिव यू एनी इम्प्योर सैंपल, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। सो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा जहां से आप एक्चुअल अमाउंट निकाल सकते हो, और फिर एक्चुअल अमाउंट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100 विल टेल यू द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, है ना। सिमिलर है, कैसे सब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, परसेंट फाइंड करना है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है दैट डिवाइड बाय द टोटल mass of sample. Okay, now the next case is reactions involving combustion of carbon. Reactions involving combustion of carbon. Reactions involving combustion of carbon. अब कंबशन ऑफ कार्बन हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जब हम कंबशन ऑफ कार्बन करते हैं, सो द केस में भी कार्बन में गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, देन कार्बन में गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंड इन फ्यू केसेस a mixture of both the gases is formed, carbon monoxide and carbon dioxide। ठीक है, सो कब हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, सो कब हमें मोनोऑक्साइड लेना है, कब डाइऑक्साइड, एंड कब हमें मिक्सचर ऑफ बोथ द गैसेस लेना है। ठीक है, अब अगर हम इसको बैलेंस करें, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स 2CO, राइट। अब यहां पर अगर हम मोल्स को कंपेयर करें तो इसके कितने मोल्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और इसका कितना है 1, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, सो वी कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज सीन if the ratio is equal to, कितना है देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल्स कितना आ रहा है 1 बैलेंस्ड इक्वेशन में, और कार्बन इज 2, तो ऑक्सीजन का मोल्स अगर 1 है और कार्बन का 2 है, इसके इक्वल है या इससे लेस देन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है ऑक्सीजन टू कार्बन फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन सी इट इज इक्वल टू हाफ। सो इफ इट इज इक्वल टू हाफ और इट इज लेस देन हाफ, मतलब 0.5, तो उस केस में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है ना। ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल कार्बन का है, 1 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो जब भी ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होता है तो मोनोऑक्साइड बनता है, एक्सेस में होता है तो डाइऑक्साइड बनता है। तो जब भी वो रेशो ऑक्सीजन टू कार्बन या तो हाफ है, ठीक है, या फिर उससे भी कम है ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो उस केस में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। एंड when oxygen is in excess, generally in excess, और यहां पर अगर हम रेशो देखें 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, क्या रेशो है यहाँ पर 1:1 है ना। इतना तो मिनिमम चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन का है तो CO2 बन जाएगा, एक्सेस में भी है तो भी CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू 1/1, या तो वो 1/1 हो या फिर इससे ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा केस है जब हमारा ऑक्सीजन टू कार्बन रेशो 1/1 है और या उससे ग्रेटर है,
ठीक है, तो क्या होगा उस केस में CO2 हमें प्रोडक्ट बनाना है, उस केस में CO2 विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इफ क्वेश्चन में इट इज मेंशन कि O2 एक्सेस में है, इफ इट O2 इज इन एक्सेस देन कार्बन एक्ट्स एज द लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन के थ्रू CO2 निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि O2 एक्सेस में है, ठीक है, तो फिर हम किसके थ्रू निकालेंगे? अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है ऑब्वियसली तो उसके थ्रू तो हम CO2 नहीं निकालेंगे। इफ O2 is in excess then carbon acts as the limiting reactant, carbon acts as the limiting reactant and amount of CO2 will be calculated through carbon, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में कार्बन टू ऑक्सीजन के मोल्स दिए होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन इज नॉट गिवन, कार्बन के मोल्स दिए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स दिए हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? फ्रॉम द रेशो। अगर 2:1 रेशो है मतलब यहाँ पर, या फिर O2 बाय कार्बन 1/2 रेशो है, तो उस केस में CO बनाना है। अगर 1:1 रेशो में है दोनों ऑक्सीजन टू कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है इवन देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। और अमाउंट ऑफ CO2 के लिए हम कार्बन को यूज करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेगा। Okay, now if the ratio is in between 0.5 and 0.1, if number of moles of O2 by number of moles of carbon क्या है? It is greater than 1/2 and less than 1, इस तरह से है, ठीक है। जब तो 1/2 है या उससे कम है तब तो हमने CO बनाना है, और जब 1 या 1 से ग्रेटर है तो हमने CO2 बनाना है। लेकिन अगर वो बीच में है, the ratio is greater than half and less than 1, ठीक है, the ratio is greater than half and less than 1, तो उस केस में क्या होगा? both CO and CO2 will be formed, both CO and CO2 will be formed। समझ आ रहा है ना? सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन को देखना है। यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों का 1:1 रेशो है, यहाँ 2:1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पर जब इन बिटवीन रेशो है, ठीक है, जैसे मैंने अभी हमने रेशोस कंपेयर किए, ना वो 1 है ना वो 0.5 है, उससे कम है, इन बिटवीन है, तो उस केस में दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ मोनोऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ CO2 will be formed, both the gases will be formed, okay, so there are these 3 cases, ठीक है। समझ आ गए तीनों केसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और a mixture of monoxide and dioxide may be formed। okay, now let's see a question, एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। So suppose the question is 48 gram carbon, 48 gram carbon and 96 grams of oxygen react to produce आपको नहीं दिया है ना, react together 48 gram carbon and 96 gram of oxygen reacts together, find the amount of find the number of moles of the gas formed, number of moles of the gas formed, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में कौन सा केस लेंगे हम, क्या बनाएंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो हमें दिया है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 48 ग्राम कार्बन एंड 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर, फाइंड द अमाउंट ऑफ या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस फॉर्म्ड, है ना। तो हमने रिएक्शन बनानी है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हमें
प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो पहले रिएक्शन बनाना है. सो अब हमें क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ टू. सो दैट यू हैव टू डिसाइड. सो फाइंड आउट आउट ऑफ द थ्री केसेस कौन सा केस लेंगे हम. यस, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है 48 डिवाइडेड बाय, दिस इज द गिवन मास, डिवाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. गिवन मास को जब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. सो कार्बन के कितने मोल्स गिवन है 4. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, डायटोमिक लेना है, ठीक है. 96 है डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 32. ठीक है, तो कितना मोल्स आ रहा है 3, राइट. सो यहां पर ऑक्सीजन के मोल्स कार्बन, तो अब कंपेयर कर लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन. कितना आ रहा है 3/4. अब 3/4 गिव्स अस 0.7. ठीक है. अब 0.7 कैसा है, 0.5 से कम भी नहीं है और 1 से कम है ना, वो रेंज में आ रहा है, 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है. सो दैट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ विल बी फॉर्म्ड, राइट. तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन विल बी टेकन एज C plus O2 gives CO plus CO2. A mixture of both the gases will be formed. तो पहले तो हमने रिएक्शन डिसाइड कर लेना है कि कौन सा होगा, तो ये रिएक्शन है. नाउ यू प्रोसीड, नाउ यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस फॉर्म्ड. कितना CO बना और कितना CO2 बनेगा. So find the amount of carbon monoxide and carbon dioxide produced. चलो find out. So once we have understood the reaction, now we will use the simple mole analysis, or you can use POAC also. ठीक है. अगर आप किसके हाँ 2 moles of CO2 is produced और फाइनली CO कितना बचेगा 2. हाँ ठीक है. आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, POAC और दी अदर वन. ओके. ठीक है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. सी इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर सेकंड स्टेप में carbon monoxide reacts further with oxygen to produce carbon dioxide. So you can take the two reactions and then identify the number of moles. So हमारे पास पहले बैलेंस कर लो इक्वेशन को. 2C plus O2 gives 2CO. This is the first reaction, formation of carbon monoxide. ठीक है. So limiting reagent निकाल लेंगे. Number of moles of carbon हमने निकाला था, that was 4. Stoichiometric coefficient is 2. और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितना था 3/1. तो इस केस में ऑक्सीजन कार्बन कम अमाउंट में है. ठीक है. सो कार्बन एक्ट्स एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्वेश्चन में 4 मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. और ऑक्सीजन के कितने मोल्स निकाले थे हमने 3 गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. और तो यहां पर LR हमारे पास आ गया कार्बन, है ना. सो 3 and 2. सो दिस इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट. इसके थ्रू प्रोडक्ट निकालेंगे. सो 2 moles फ्रॉम द बैलेंस्ड रिएक्शन वी कैन सी 2 moles of carbon produces 2 moles of CO.
तो हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन था, देखो ये तो हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस रेशियो से। उसके बाद नॉर्मल सिंपल स्टोइकोमेट्रिक वो लगाना है, मोल एनालिसिस, या डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन से 2 मोल्स ऑफ CO बन रहा है, तो हमने कार्बन का जो अमाउंट क्वेश्चन में लिया था दैट वाज 4 मोल्स। 4 मोल ऑफ कार्बन से कितना बनेगा, 2 से 2 बन रहा है तो 1 से 1 बनेगा, 4 से 4 moles of CO will be produced. So from the first step we've calculated the amount of CO. Now we will substitute it in the next step. So balance the reaction. 2CO plus O2 gives 2CO2. अब यहां पर पहले हम LR फाइंड कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स फर्स्ट स्टेप से बने वो हम यहाँ यूज करेंगे 4 मोल्स, और स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 2। ऑक्सीजन के जो मोल्स हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स है हमारे पास इन द सेकेंड स्टेप, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज, हाँ ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ कार्बन कितना यूज कर रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है ना इन द फर्स्ट स्टेप। सो हमारे पास कितने मोल्स थे टोटल, हाँ है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो यूज हो गया वो कितना था, 4 मोल कार्बन, 2 मोल कार्बन 1 यूज कर रहा है, तो 4 मोल कार्बन विल यूज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहा है ये, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये डिसाइड करेगा कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ। 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में दिया था 4 मोल्स, तो अगर 2 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 4 विल रिएक्ट विद 1/2 into 4 दैट इज 2 moles of oxygen. So 2 moles of oxygen तो कंज्यूम हो गया। अब टोटल जो हमें गिवन थे 96 ग्राम्स which was equivalent to 3 moles. 96 ग्राम्स कितने 3 moles के बराबर था, उसमें से 2 कंज्यूम हो गया, so 1 mole of oxygen is left. So 1 mole of oxygen जो बचा है डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1। तो इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है आपका, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो इसके थ्रू हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ CO2, राइट। सो एक बार हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कर लिया कि ऑक्सीजन है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन से 1 मोल ऑफ O2 गिव्स अस 2 मोल ऑफ CO2। सो 2 मोल्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन से भी, और क्योंकि ऑक्सीजन का जो अमाउंट बचा है वो भी 1 मोल ही बचा है, ठीक है। सो 1 मोल जो बचा है, क्योंकि 2 मोल्स तो कंज्यूम हो गए ऑक्सीजन के कार्बन के साथ, सो टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो था, टोटल मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट फॉर सेकेंड स्टेप, है ना, फॉर द सेकेंड रिएक्शन। Total moles of O2 left for the second reaction is, total moles taken was 3 और उसमें से 2 कंज्यूम हो गया फर्स्ट स्टेप में, तो मोल्स जो लेफ्ट है ये ध्यान रखना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट फॉर द सेकेंड रिएक्शन कितना है 1, ठीक है। टोटल मोल्स 3 थे, उसमें से 2 कंज्यूम हो गए, तो कितना बचा 1। सो दिस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन will produce only 2 moles of CO2. So number of moles of CO2 is 2. समझ, कार्बन प्लस CO2, उससे भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमारा LR का कोई वो नहीं है ना, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, एक बार देख लेते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से। अच्छा, एक बार यहाँ देखो CO का कितना अमाउंट बचेगा, हमारे पास कितना मोल्स ऑफ CO बना फर्स्ट स्टेप में, 4 मोल्स, है ना, और कंज्यूम कितना हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंज्यूम ओनली 2, राइट। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है O2 और CO को अगर हम रिलेट करें, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका हमने 1 मोल लिया, बैलेंस्ड इक्वेशन से 1 मोल कंज्यूम कर रहा है 2 मोल ऑफ CO,
और टोटल मोल्स जो प्रोड्यूस हुए थे CO के दे वर 4 मोल्स, है ना। सो मोल्स ऑफ CO लेफ्ट कितने होंगे? फर्स्ट स्टेप में 4 मोल्स प्रोड्यूस हुए थे, सेकेंड स्टेप में सिर्फ 2 मोल्स रिएक्ट हुए ऑक्सीजन के साथ, सो मोल्स ऑफ CO लेफ्ट इज ऑल्सो 2. सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली जो हमारे पास रिएक्शन में बचेंगे वो कितने हैं? दोनों ही 2 मोल्स हैं. CO2 इज द फाइनल प्रोडक्ट, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि सारा कंज्यूम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है, ठीक है। सो ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है तो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है CO2 में और कुछ वैसे का वैसा रह जाएगा. तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 2 मोल्स बचे और CO2 के भी 2 मोल्स बन रहे हैं.